यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। आस्था का महाकुंभ आज 26 फरवरी को समापन उसका हो रहा है, समाप्त हो रहा है और 45 दिन तक चले इस मेले में इतने रंग देखने को मिले कि पूरी दुनिया हैरान है। 65-70 करोड़ के 60 से 65 करोड़ लोगों के स्नान करने का आंकड़ा आ रहा है। वो हम कहें कि पूरी दुनिया के 196 देशों से भी ज्यादा आबादी ने यहाँ पे स्नान किया। इस दौरान राजनीति हुई, बयान आए, इस दौरान व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठे, भगदड़ को लेकर सवाल उठे, लोगों के मारे जाने को लेकर सवाल उठे और इस दौरान पानी में गंदगी को लेकर सवाल उठे। लेकिन इन सब के बावजूद हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले, सनातन में आस्था रखने वाले लोगों का विश्वास डगमगाता हुआ नहीं दिखाई दिया। कैसा रहा ये 45 दिन का सफर और कैसे महाकुंभ में इस बार नए रंग देखने को मिले, क्या क्या रंग देखने को मिले और महाकुंभ इस बार राजनीति के लिहाज से क्या कुछ मायने रख के गया है या मायने रखता था और आस्था के लिहाज से क्या मायने रखता था, इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण श्रीवास्तव, जो इस समय प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देश की राजनीति पे नजर रखते हैं, इस तरह के बड़े आयोजनों पे नजर रखते हैं। और अरुण श्रीवास्तव को दोस्तों आप सबने अलग अलग टीवी चैनल पे, अखबारों में अरुण श्रीवास्तव के लेख पढ़े होंगे, टीवी चैनल्स पे देखा होगा। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा रहा नमस्कार। 45 दिन का सफर आस्था का? आस्था का सफर अगर कहा जाए तो मिला जुला रहा। आप जैसा कह रहे थे अपने इंट्रो में अभी कि आक्षेप भी लगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो कुंभ में आने वाले तीर्थयात्री थे वो सारी दुष्कर्म जो उनको रास्ते में कठिनाइयां हुई, उन सब के बाद भी वो यही कहते रहे कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। कुछ घटनाओं को छोड़ दें, अपवादों को छोड़ दें, जब तीर्थयात्रियों को विशेष रूप से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, व्यवस्था एकदम खराब थी। यहाँ मुख्य रूप से प्रयागराज में खासतौर से 5 तारीख के बाद, 5 फरवरी के बाद जो देश में एकाएक एक आप कह सकते हैं जनश्रुति से या लोगों के प्रचार से जो भी बढ़ा तीर्थयात्रियों का प्रयागराज में आना, वो काफ़ी कुछ अनपेक्षित था। उत्तर प्रदेश जी सरकार के लिए भी और प्रयागराज में जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ पर अतिथियों का स्वागत कर रहे थे, उनके लिए भी। 5 तारीख के बाद से यहाँ क्या जो मूल निवासी है, वो तो लगभग हाउस अरेस्ट हो गया था। जी क्योंकि सड़कों पर जो कुंभ में आ रही हैं सड़कें, कुंभ एरिया की ओर आ रही हैं सड़कें और जो कुंभ एरिया से बाहर निकल रही हैं सड़कें, स्टेशन जाने वाली सड़कें हैं, जो जहाँ पर यात्रियों ने अपनी बसों, अपनी पार्किंग स्थल या कारों को खड़ा किया था पार्किंग स्थलों पर, वहाँ पर जाने वाली जो तीर्थयात्रियों की संख्या थी, वो काफ़ी थी, बहुत काफ़ी थी। मतलब आप नॉर्मल तरीके से समझें कि लगता था कि जैसे सड़कों पर सिरों का एक नदी बह रही है, एक रेला बह रहा था, नदी बह रही थी। हर जी तरफ केवल सर ही सर दिखा पड़ रहे थे। अगर आप ऊपर छतों पर खड़े होकर नीचे देखते थे, तो लगता था कि जैसे सिर ही सिर चले जा रहे हैं। खासतौर से ये चीज़ जो 5 शाही स्नान हुए, उनमें विशेष रूप से देखा जाता था। लेकिन अब जो कठिनाइयाँ थी वो प्रयागराज के वासियों के लिए काफ़ी हो गई थी, क्योंकि वो लगभग अपने घरों में बंद हो गए थे। कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं जो जो नॉर्मल 15-20 मिनट का डिस्टेंस रहता था उसको वो 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा में कवर कर रहे थे, क्योंकि हर तरफ डायवर्जन था। कहीं से भी जाइए आप, किसी भी सड़क से भी जाइए, किसी भी गली से जाइए, पुलिस ने उसे या तो नाकेबंदी कर दी थी या अगर आप कभी दिल्ली के वासी रहे हों, दिल्ली में रहे हों, तो वहाँ पर जिस तरह से कोरोना में सड़कों को टीन लगा के जाम कर दिया जाता था, उसी तरह का दृश्य यहाँ पे प्रयागराज में देखने को मिला। आप अभी ये कह रहे हैं कि 26 तारीख को ऐसा ये अंतिम स्नान है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कुंभ योगी सरकार के लिए राजनीति से जुड़ा हुआ कुंभ है। राजनीति को पूरी तरह से इसमें जोड़ा गया है। वो उसका फ़ायदा उठाने के लिए
पूरी तरह से कटिबद्ध है, उसका फ़ायदा वो आगे आने वाले चुनाव में लेना चाहती है। इसलिए ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि कहीं आगे इस कुंभ को और ना बढ़ा दें। पर अभी राहत की बात ये है, मैं अभी तुरंत-तुरंत बोट क्लब से आ रहा हूँ, जहाँ पर धनाढ्य लोग आते हैं ज़्यादातर, जो जी। चल नहीं सकते हैं, जो जिनके पास पैसा है, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो वहाँ पर बोट से और नाव से जाते हैं, संगम स्नान करके आते हैं। आज वहाँ पर अपेक्षाकृत भीड़ बहुत कम थी। मैं लगभग साढ़े 4 बजे गया था और 5 बजे वहाँ से नावों का जाना बंद हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद जब वो नाव यात्रियों को लौटाकर संगम क्षेत्र से वापस आएगी, तो उस समय आपका जो अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में यहाँ का प्रशासन नहीं चाहता है कि कोई अगर अनहोनी घटना हो, तो उसको तुरंत राहत पहुँचाने का जो उनका प्रोसेस है, उसमें दिक्कतें आएँगी। इसलिए वो 5 बजे इन घाटों से, जो बोट क्लब के घाट हैं, बोट क्लब के आस-पास के घाट हैं, वहाँ से नावों का जाना बंद करा देते हैं। अरुण जी, खैर, मैं ये ये जानना चाहता हूँ, देखिए, बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के उस बयान की कि जिसको गंदगी ढूंढनी होती है वो गंदगी ढूंढ लेता है और जिसको लाशें ढूंढनी होती है वो लाशें ढूंढ लेता है। ये तमाम बयान आए थे। इसके बाद बयान, इससे पहले बयान ये भी आया था कि ये मृत्यु कुंभ है। उससे पहले बयान ये आया था कि महाकुंभ में नहाने से क्या आपके पेट में रोटी चली जाएगी। ये सारे एक बयान आए थे। इसके अलावा ये बयान आया था कि आपसे अगर नहीं संभल रहा है तो आप सेना के हवाले कर दीजिए। ये सारे बयान आए। उसके अलावा जो भगदड़ हुई और जो गंदगी को लेके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट्स जो एनजीटी को सौंपी गई, उन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि देखिए, करीब 30 दशक के आसपास का आपका पत्रकारिता का अनुभव है और आपने इतने बड़े आयोजन पहले भी कवर किए हैं, देखे हैं, और महाकुंभ भी आपने पहले कवर किए और देखे, और ये महाकुंभ भी आपने पूरा कवर किया। आप इतने समय तक लगातार प्रयागराज में ही बने रहे और लोगों से बातचीत करते रहे। क्या अंतर आपको दिखाई दिया पहले महाकुंभ जो होते थे उनमें और ये 2025 का? क्योंकि सहयोग बताया जा रहा है कि 100 कुछ साल बाद ऐसा सहयोग बना है और ऐसा महाकुंभ आया है, तो लोग आस्था के वजह से या अपने भक्ति भाव की वजह से वो यहाँ पे ज्यादा पहुंचे। उनको ये लगा कि शायद आने वाली कई पीढ़ियों में ऐसा कुंभ दोबारा ना आए। तो क्या कुछ अंतर आपको दिखाई दिया पुराने कवरेज में और प्रदीप जी, अब भी? मैंने 2001 वाले कुंभ को पूरी तरह से कवर किया था। उसके बाद मैं दिल्ली प्रवास करने लगा, इसलिए जो बीच का एक 2013 का कुंभ आया था, वहाँ पे मैं कुछ दिनों के लिए प्रयागराज आया था, लेकिन कवर नहीं किया था। देखा था आके, यहाँ पर अनुभव किया था ग्राउंड पर जाकर, लेकिन उसके बाद अब ये कुंभ मैं कवर कर रहा हूँ। तो लेटेस्ट में, मतलब उसके पहले तो हम लोगों का बचपन का काल था और जब हम लोग पढ़ा करते थे, तो कवर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाते थे। लेकिन इस बार जो 2 मैं अंतर देख रहा हूँ, आपको मोटा-मोटा बता रहा हूँ। 2001 के कुंभ में मैं 5 जो 3 शाही स्नान, पहले 3 शाही स्नान होते थे, 5 शाही स्नान नहीं होते थे। इस बार पहली बार किन कारणों से है, मोस्ट प्रोबेबली राजनीतिक कारणों से ही ऐसा किया गया है, 5 शाही स्नान बना दिए गए हैं। 3 जी। शाही स्नानों में मैं केवल शाही स्नान वाले दिन ही कुंभ एरिया में नहीं जाता था, क्योंकि उस दिन भीड़ बढ़ जाती थी। लेकिन जी। अब इस समय जो आप इसे चाहे जनसंचार माध्यमों का एक क्रांति कह लीजिए, चाहे जो जनसंदार जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, मैं उसे पूरी तरह से, कुछ लोग उसे गोदी मीडिया कहते हैं और मैं उसे पत्रकारिता का ही एक स्तंभ कहता हूँ, जिनके विचार किसी दूसरी पार्टी या किसी सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ठीक है, वो एक अपना तरीका है। वहाँ से जो प्रचार किया गया, जो जी। टूल किट, मैं जानता हूँ कि टूल किट दिया गया था कि आपको इस पॉइंट पर पत्रकारों को, जो यहाँ पर मीडिया कैंप में आके ठहरे हुए थे, तो मुझे मालूम है, मैं देखा हूँ उस टूल किट को कि आपको इन पॉइंट्स को ही उजागर करना है, आपको ये चीज़ें नहीं बतानी है। तो जी। वो जो अच्छाइयाँ चीज़ें थी, उस चीज़ों को जब आप जनता में टीवी के माध्यम से फैलाएँगे, तो निश्चित रूप से हर आदमी के मन में कहीं न कहीं ये बात आएगी कि हम चलें, हम भी नहाएँ। जो इतने लोग वहाँ पे जाकर कुंभ में आशीर्वाद दे रहे हैं, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का, तो हम भी उसमें एक साझीदार बने, हम भी जाकर अपने इस मृत्युलोक के जीवन को सुगम बनाएँ।
तो वो एक भाव आया होगा और उसको फिर लोग करके यहाँ पर आए भी। इसमें निश्चित रूप से सरकार का, केंद्र का, खासतौर से रेलवे का काफ़ी मदद है। काफ़ी जो विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई गई, वो बस जनरल डिब्बों की होती थी और उसे ले जाके यहाँ पे कुंभ में ले आया जाता था। इस तरह से हर जो सरकार के साधन थे, उसका उपयोग किया गया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुंभ में पहुँचाने के लिए। जी। अल्टीमेट एम जो परोक्ष रूप से लगता है कि वो उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब अपोज़िशन में जो पार्टियाँ हैं, वो चाहेंगी कि अगर एक पार्टी को जो सत्ताधारी पार्टी है उसको फ़ायदा मिलेगा तो वो उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो वो क्रिटिसाइज़ के भी वो आपके स्वर सुनाई भी पड़े। ममता जी ने भी बोला, अखिलेश जी ने भी बोला क्योंकि इनका सीधे स्टेक यहाँ की राजनीति से जुड़ा हुआ था। हर जब 66 करोड़ जनता यहाँ पर आएगी तो 66 करोड़ जनता अकेली नहीं आएगी, उसके साथ 4-5 लोग और जुड़े होंगे जो अपना अनुभव यहाँ का बताएँगे। वो कि क्या साधन रहा और कैसा यहाँ का अनुभव है, तो वो जाकर वहाँ पे बताएँगे तो फिर दूसरे लोग भी आएँगे, तो आप कह सकते हैं कि 100 करोड़ लोगों का सीधे-सीधे कुंभ से प्रत्यक्ष से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं। जो जी। अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं, वो भी कुंभ का एक अनुभव ले रहे हैं और जो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आकर यहाँ पर आए, उन्होंने स्नान किया, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा वो निश्चित रूप से उनके लिए अच्छी रही होगी। मैं अभी आपको एक अपना अनुभव बताता हूँ, मैंने एक बाइट ली थी। एक यात्री मोरबी जहाँ पे ये पुल वाला कांड हुआ था, वहाँ गुजरात से आया था। 2 दिन वो खड़े होकर ट्रेन से विशेष ट्रेन से आया यहाँ पे नहाया, स्टेशन पे उतर के पैदल-पैदल वो लगभग 10 किलोमीटर फिर चला और फिर वो वापस यहाँ से स्टेशन जा रहा था जब मैंने उसकी बाइट ली थी और बाइट लेने के पे उसने बताया कि अब वो कामाख्या जा रहा है। तो जो एक पर्पस था प्रेजेंट रिजीम का, वो पर्पस पूरा हुआ। जब मैंने पूछा कि आपको कष्ट हुआ इस यात्रा में, तो उसने कहा कि अरे जब साधु लोग इतने-इतने साल खड़े होके तप करते हैं, तो ये 2 दिन का जो मेरा खड़े होने का कष्ट है, वो क्या कष्ट है? ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे आए, वो इसी भावना से आए कि आप यहाँ पर कष्ट से जो सह रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि कष्ट का मतलब है कि आप जो भी पाएँगे, जो भी अच्छा पाएँगे, उसको पाने में आपको कष्ट तो होएगा ही और वो कष्ट जो है, वो जो यहाँ पे उनको कुंभ एरिया में उन्हें दिखाई पड़ा, जो उन्हें महसूस हुआ, जो जिससे वो गुज़रे, वो उसे कहते रहे कि ये तो कष्ट हमको अच्छा कुछ पाने के लिए अमृत स्थान में जो अमृत स्नान से जो अमृत मिलेगा, उसके एवज़ में हमको ये करना पड़ रहा है, तो वो उसे अच्छा या बुरा नहीं मान रहे थे। ज़्यादातर देखा जाए अरुण मेरा जी, जो अपना कहा जा सकता है कि अगर राजनीति की आप बात कर रहे हैं तो राजनीति के ऊपर कहीं ना कहीं आस्था ज्यादा हावी रही है। इस बार कुंभ में आस्था की वजह से ही लोग इतनी संख्या में कुंभ में पहुंचे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। दुनिया भर के देशों से लोग यहाँ पहुंचे, उन्होंने स्नान किया और कुंभ को लेके एक जो जो विशेष धारणा लोगों के मन में थी वो और प्रबल हुई। लेकिन राजनीति तो हुई। आप देखिए कि अगर अरुण जी राजनीति की बात करें, सबसे पहला बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का आया। उन्होंने कहा कि जो है कुंभ में नहाने से क्या आपके पेट में रोटी चली जाएगी। लेकिन रोटी और विश्वास ईश्वर में, ये दोनों अलग चीजें हैं। वहां पे वो गिरते हुए नजर आए तो उसके बाद कांग्रेस की ओर से कम इस तरह का बयान नहीं आया। लेकिन अखिलेश यादव जो है लगातार बीजेपी सरकार, क्योंकि योगी सरकार पे वो हावी रहे, उन्होंने कई सारे बयान दिए। उन्होंने सबसे बड़ा बयान तो ये दिया कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप सेना के हवाले कर दीजिए। तो मतलब ये है कि वो ये कहना चाहते थे कि आप इस कुंभ को आयोजित करने में विफल रहे। इसके बाद जब भगदड़ हुई, दिल्ली में भगदड़ हुई और प्रयागराज में भगदड़ हुई, उसके बाद ममता बनर्जी का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जितने लोग मरे हैं उतनी संख्या नहीं बताई गई है और ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है और बिना पोस्टमार्टम के ही लोगों को जो है उनके शवों को पश्चिम बंगाल भेज दिया गया। इसकी वजह से उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाएगा। ये भी एक राजनीति का अंश है। तो राजनीति इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से कुंभ को लेकर देखने को मिली।
यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी अलग अलग जनसभाओं में कुंभ के बारे में बात की, अपनी रैलियों में उन्होंने कुंभ का जिक्र किया। तो निश्चित तौर पे कुंभ एक आयोजन जो है वो पॉलिटिकल फायदे के लिए भी हुआ, चाहे वो कोई भी बिल्कुल पार्टी है, प्रदीप जी, पक्ष है चाहे विपक्ष है। प्रदीप जी आप एकदम सही कह रहे हैं। जो भी पार्टी सत्ता पे रहती है, जो जिसके पास कोषाधिकार का यूज करने का अधिकार रहता है, वो उस धन को खर्चा करने के साथ साथ अपना फायदा भी उठाना चाहता है। जो भी राजनीति में आया है वो गद्दी पर बैठने के लिए आया है, उसकी कोशिश रहती है कि वो सरकार में रहे, बराबर रहे, बराबर बना रहे। तो इसमें हम पत्रकारों के रूप में एक पत्रकार के रूप में हमारा और आपका कहीं उसमें ऐसा सोचना नहीं है कि हम वो गलत कर रहे हैं। दोनों पार्टी अपना-अपना तरीके से जो भी जो विरोधी हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं और जो इसका समर्थन कर रहे हैं, दोनों अपना-अपना फर्ज कर रहे हैं क्योंकि दोनों चाहते हैं कि हम किसी तरीके से सत्ता में आएँ। तो जो सत्ता में आने जो निश्चित रूप से जो सत्ता में है 13 के वाले कुंभ में जब ये आजम खान ने सारी व्यवस्था देखी थी अखिलेश की ओर से तो उन्होंने अपने हिसाब से इस कुंभ को बनाया था। जब आज 2019 में जब अर्ध कुंभ था तो अर्ध कुंभ में योगी ने अपने को कुंभ में अपने हिसाब से ढाला था और इस बार फिर वो अपने हिसाब से वो डाल रहे हैं। तो ये तो देखिए राजनीति करने वाले लोगों की लड़ाई है। पर एज़ अ पत्रकार हम लोग कह सकते हैं कि व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया, उससे वो अपना फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो फ़ायदा उन्हें कितना मिलेगा ये हमें नहीं मालूम है। फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा दोबारा अयोध्या रिपीट हो जाएगी या फिर उनको फिर फ़ायदा मिल जाएगा, वो फिर सत्ता में आ जाएँगे। तो जो भी सत्ता की लड़ाई में लगे हैं, दौड़ दौड़ रहे हैं, उनके लिए तो ये स्टेट की बात है ही है। जो शासन में है, वो अपने पक्ष की तरह से कुंभ को आयोजित कर रहा है और जो विरोध में है, वो चाहता है कि वो अगली बार गद्दी में आए तो वो उसका विरोध करेगा। उसमें ऐसा कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं कोई पॉइंट है, पर निश्चित रूप से राजनीति का इस कुंभ में समावेश किया गया है। मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि आप लगभग हर 50 कदम पे एक बड़ा-सा होर्डिंग देखेंगे जिसमें मोदी और योगी दोनों हैं और साथ में कुंभ के बारे में कुछ नारा और कुछ अच्छी बातें भी लिखी हैं, लेकिन दोनों महोदय के, दोनों महानुभावों की फ़ोटो लगी हुई है, ताकि इन कम से कम जो उनका पर्पस था कि 66 करोड़ अभी आ गए हैं, वैसे उनका तो 40-45 की वो शुरू में बात कर रहे थे कि 45 करोड़ जनता जो यहाँ पर आए, वो इन दोनों महानुभावों की फ़ोटो देके कहे कि इन लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे लिए की है और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। कुछ 2 घटनाओं को छोड़कर जिससे बहुत से लोगों की जानें चली गई हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो दुखद होती है, पर ये म जनता की मेमोरी बहुत छोटी होती है, बहुत शॉर्ट होती है। जिनके लोग परिजन यहाँ पे चले गए, उनके लिए तो दुखद है, लेकिन वो लोग कितने होंगे? 1000 होंगे, 1500 होंगे, पर ज़्यादातर लोगों ने तो यही देखा ना कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हमने आपको दोनों पॉइंट एक बताए एक बड़ा कि सवाल जो अरुण जी, एक बड़ा सवाल ये है कि कुंभ में स्टम्पेड भी हुई, सब कुछ हुआ, वो कई तंबुओं में कई बार आग भी लगी, वो सारी चीजें एक तरफ है, लोग भूल गए थे। लेकिन कुंभ के आखिर में आके जब एनजीटी को रिपोर्ट सौंपी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से, और उसमें कहा गया कि कुंभ का पानी जो है वो संगम का पानी जो है आचमन योग्य, छोड़िए स्नान योग्य भी नहीं है। हालांकि मोदी ने इसके बाद जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को गंदगी देखनी है उनको गंदगी दिखाई देती है और जिन लोगों को लाशें देखनी है उनको लाशें दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जो एनजीटी को रिपोर्ट सौंपी गई है वो एक प्रोपोगेंडा मात्र है। आखिर में आते आते जो कुंभ को लेके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट थी वो बड़ा मुद्दा बना। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी इसको लेके बड़ा बोला, और वो तो मुझे लगता है कि कुंभ के स्नान शुरू होने के साथ ही ये बोलने लगे थे कि यहाँ का पानी जो है वो स्नान योग्य नहीं है। और उसके बाद जब कुंभ खत्म हो रहा है तो क्या समाप्त हो रहा है या समापन हो रहा है कुंभ का, तो क्या ये कुंभ का 2025 का जो सफल आयोजन है उसके साथ साथ ये एक एक जो पानी को लेके जो स्नान पे स्वच्छ पानी होना चाहिए था उसको लेके कहीं ना कहीं ये लोगों की यादों में रह जाएगा, या
आप मानते हैं कि आस्था के नाम पे लोगों ने इसको भी बड़े अच्छे ये से, भी क्योंकि खत्म हो जाएगा, तमाम ये भी देखिए खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री से लेके और राष्ट्रपति से लेके तमाम बड़े लोगों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने कुंभ में स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन ये पानी का मुद्दा, स्वच्छ पानी का मुद्दा जो का त्यों बना हुआ है। देखिए प्रदीप जी, जो आप बोल रहे हैं बराबर अपने बात में भी बोल रहे हैं कि आस्था के आगे ये सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं। जी तो जो रिपोर्ट आई है 3 फरवरी की सबमिट की गई थी और उसके बाद ये लगभग 4-5 दिन बाद पब्लिक में आई है, पब्लिक डोमेन में आई है। एक यूट्यूब चैनल ने ही इसको, बड़े संस्थान के यूट्यूब चैनल ने इसको सबसे पहले लाया था, जहाँ तक मुझे याद आता है। लेकिन उसके बाद भी मैं ग्राउंड से आपको बता रहा हूँ कि लोगों की आने की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। जी तो यहाँ की सड़कें आज भी उसी तरह से जाम थी। आज भले राहत की बातें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं और जो प्रयागराज के लोगों के लिए एक हाउस अरेस्ट वाली जैसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक राहत की बात भी है, लेकिन संख्या में कोई कमी नहीं आई है, भीड़ बराबर आ रही थी। तो अगर आदमी उसे देखता कि अरे आचमन योग्य नहीं है, उसके योग्य नहीं है, तो वो आना बंद कर देता। लेकिन वो बराबर आया, वो बराबर आया, इसके मतलब आस्था ज़्यादा बलवान थी, ज़्यादा बलवती थी, जिसके कारण जो लोग एनजीटी की रिपोर्ट को देख भी रहे थे, वो उसकी परवाह नहीं कर रहे थे। वो उसके बाद भी गंगा में, यमुना में, अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। तो हिंदुस्तान एक सनातनी देश है, बहुसंख्यक लोग यहाँ सनातनी हैं, जिनके दैनिक जीवन में पूजा कहीं न कहीं शामिल रहती है। तो वो लोग नहीं मानेंगे कि गंगा में कुछ ऐसा आया है। वो एक मुद्दे बने समय-समय पे, जो उसका विरोध कर रहे थे, उनके लिए एक मुद्दा बना। लेकिन उसके बाद भी मैंने कहीं पर ये नहीं देखा कि ये उससे कहीं अफेक्टेड लोग रहे हों, जो मैंने समझा। अरुण जी, तो आखिर में वही सवाल जो शुरुआत में, कैसा रहा 45 दिन का महाकुंभ का ये पर्व? आपने बड़े नजदीक से कवर किया है, बड़े आपने हर चीज को माइन्यूटली देखा है, समझा है, जाना है, और समय समय पे आप बताते रहे। तो ये 45 दिन का महाकुंभ का सफर, इसको लेके अगर आपकी लास्ट में टिप्पणी चाहें इस शो में। मिला-जुला अनुभव था। शुरुआत में मैं प्रयागराज का वासी भी हूँ, प्रयागराज का रहने वाला भी हूँ, इसलिए एक मन में गर्व था कि हम अतिथि के रूप में लोगों का स्वागत कर रहे हैं, हम यजमान हैं, हम लोगों को यहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए एक मन में भावना रहती थी। पर बाद में जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती गई, लोगों का आना रहा, हम लोग जो प्रयागवासी हैं खास तौर से उनका जीवन जीना कठिन होता गया। लगा कि जैसे यार हाउस अरेस्ट हो गए हैं, वास्तव में हाउस अरेस्ट हो गए थे। जो सीवर लाइन थी वो चोक हो रही हैं, क्योंकि जो बेसिकली प्रयागराज की जनसंख्या है वो 50 लाख या 60 लाख की जनसंख्या है, तो जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीवर की लाइन है, जो दूसरी नालियां हैं, वो सब उस स्टाफ से बनी हुई है। पर अगर जी उसी शहर में, उसी छोटे से एरिया में 62 करोड़ लोगों को ला दिया जाए, तो निश्चित रूप से और वो यहाँ पर जब आएँगे तो अपने दैनिक क्रियाएँ तो करेंगे ही ना, नित्य क्रियाएँ तो करेंगे ही ना, और जब वो नित्य क्रियाएँ करेंगे, जो मल है, जो मूत्र है, वो कहाँ जाएगा? उसी सीवर में जाएगा। और जो सीवर लाइन 10 लाख लोगों के लिए, 5 लाख लोगों के लिए बनी हुई है, उसमें जब करोड़ों की संख्या में लोग चले जाएँगे, मल चला जाएगा, मूत्र चला जाएगा, तो वो जाम हो जाएँगे। तो आज की स्थिति ये है कि हम लोगों के यहाँ पे सीवर लाइन जाम है। अब आगे आने वाले समय में प्रशासन कितना उसका सुध लेगा, कितना साफ करेगा, ये सब कुछ चीज़ें थी, जो यहाँ की दिक्कतें थी। लेकिन उसके बाद भी प्रयाग के लोगों को और मुझे एज़ ए पत्रकार एक गर्व है कि इतने लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर स्वागत किया, प्रयाग ने स्वागत किया, प्रयागराज ने स्वागत किया, और उन लोगों को जो उनकी एक धार्मिक यात्रा है उसमें पूरा करने में उनका सहयोग किया। वो आस्थावान उन्हें बनाया, और आस्था से वे जुड़े। गंगा मैया की जो कृपा है, यमुना मैया की जो कृपा है, जिनका उल्लेख शास्त्रों में बराबर मिलता रहता है, वो वहाँ पर आकर उन जो जिसकी बात कही जाती है कि यहाँ पे अमृत
इस काल में बरसता है, उसके वो भागी बने, उसको वो लेके गए। इसका एक गर्व है एज़ अ प्रयागवासी, लेकिन निश्चित रूप से कुछ कठिनाइयाँ भी रही। तो बीच-बीच में जो ये अव्यवस्था का एक कुछ दौर रहा, उसका भी एक वो मतलब दौर रहा है और बाकी ठीक है, अच्छा है। योगी प्रशासन अपने लक्ष्यों में कामयाब रहा है। विपक्ष निश्चित रूप से अपने उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिसके लिए वो प्रयासरत है, वो अपना काम कर रहा है। एक अच्छे अनुभव के साथ ऐसा लगता है कि आज जो कुंभ का दौर है वो खत्म हो जाएगा। अब कम से कम लोग यहाँ पर फ्रीली मूव कर सकेंगे। अभी प्रयाग के लोग तो जा ही नहीं रहे हैं कुंभ एरिया में, क्योंकि जी जो घूमने वाले एरिया हैं सारे प्रदर्शनी-वदर्शनी, वहाँ पे कैसे कोई पहुँचेगा? अब यहाँ पे के लोग जो मूलवासी हैं वो वहाँ जाएँगे, स्नान ये प्रदर्शनी-वदर्शनी जो सरकारी लगी हुई है उसे देखे उठेंगे। अब उखड़ने का काम यहाँ पे शुरू होगा। सारी चीज़ें जो एक बार बनाई गई थी, अब वो पूरी तरह से हटा दी जाएँगी, गोदामों में पहुँचा दी जाएँगी और फिर यहाँ पर उसी तरह से गंगा, यमुना का जो दोआब है, पूरी तरह से साफ हो जाएगा। वहाँ पर केवल इन निशानियाँ बची रह जाएँगी कि यहाँ पे खंभे गड़े थे, यहाँ पे पोल गड़ा था। एक नए तरीके का वो रहेगा, एक अच्छा अनुभव रहेगा। जी, मिला-जुला अरुण जी ने अनुभव बताया है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज के जो लोग हैं, वो शहर के जो लोग हैं, वो कुछ समय के लिए हाउस अरेस्ट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद प्रयागराज के लोगों का दिल बड़ा है। उन्होंने जितने भी लोग देश भर से आए हैं, दुनिया भर से आए, उनका स्वागत किया, उनका यजमान के तौर पे स्वागत किया, ये कहा जा सकता है। और 45 दिन का ये सफ़र, इसमें राजनीति भी देखने को मिली। इसमें एनजीटी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद जो विवाद हुआ वो देखने को मिला। इसमें स्टैम्पेड हुई, उसको लेके राजनीति देखने को मिली, लेकिन व्यवस्थाओं को लेके कहीं पे अच्छी और कहीं पे खराब व्यवस्थाओं का जिक्र किया गया। अब इस महाकुंभ की यादें अगले महाकुंभ तक बनी रहे लोगों के मन में। ये यादें लेके लोग यहाँ से गए हैं और इतनी बड़ी संख्या में किसी मेले का आयोजन करना निश्चित तौर पे एक बड़ा टास्क होता है किसी भी सरकार के लिए। और ये टास्क जो है 45 दिन में सरकार ने किस तरीके से पूरा किया, इसको लेके आपका क्या मानना है? क्या महाकुंभ में तमाम व्यवस्थाओं को सही तरीके से सुचारू रूप से तैयार किया गया था? क्या महाकुंभ में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिली जिसके बाद आपने स्नान करने का आगे से मन बनाया है या नहीं बनाया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 45 दिन के अपने सफर को लेके आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगातार इतने दिन तक वहां कवरेज की और हर कुंभ से जुड़ी हुई खबर के बारे में और हर कुंभ से जुड़ी हुई आपने टिप्पणियों के बारे में विश्लेषण किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद।